नमस्कार, मैं समर के मुखर्जी और आप देख रहे हैं डीजी फिल्मिंग। टेक्निकल रिव्यू करेंगे केजीएफ चैप्टर 1 का। पिछले कई वीडियोस में मैंने ये देखा कि लोगों का डिमांड था केजीएफ के बारे में कि केजीएफ का टेक्निकल रिव्यू करिए या इसके बारे में कुछ बताइए। तो मुझे लगा ये बेस्ट समय है टेक्निकल रिव्यू करने का केजीएफ चैप्टर 1 का, क्योंकि कुछ ही दिनों बाद केजीएफ चैप्टर 2 रिलीज़ होने वाली है। उससे पहले आपको केजीएफ का चैप्टर 1 का टेक्निकल रिव्यू देखना बहुत ज़रूरी है। देखिए, ये वीडियो उन सब के लिए है जो किसी भी तरह के प्रोडक्शन वर्क से जुड़े हों, वीडियो प्रोडक्शन वर्क या फिल्म प्रोडक्शन वर्क से। आप चाहे म्यूज़िक वीडियो बनाते हों या फिर आप शॉर्ट फिल्म बना रहे हों या आने वाले दिनों में आपको फुल लेंथ फीचर फिल्म बनानी है, तो ये वीडियो आपको ज़रूर हेल्प करेगी। देखिए, केजीएफ को जाना जाता है दो लोगों की वजह से। वो है, एक इसका जो एक्टर है यश, और दूसरा है प्रशांत नील जो इसके डायरेक्टर हैं। लेकिन मैं इस वीडियो में इन दोनों के बारे में नहीं बताऊंगा, क्योंकि इसके बारे में बहुत कुछ चीज़ें आप पढ़ चुके हैं और ये डेफिनेटली इन्होंने बेहतरीन काम किया है। मैं बात करूंगा इसके प्रोडक्शन डिज़ाइनिंग की, आर्ट वर्क की, मैं बात करूंगा इसके सिनेमाटोग्राफर की, मैं बात करूंगा इसके एडिटर की, कि इन लोगों ने क्या किया इस फिल्म में, कैसे इस फिल्म को इतनी ऊंचाई तक लाया। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम आते हैं इसका आर्ट वर्क यानी आर्ट डायरेक्शन। आर्ट डायरेक्शन के अंदर हम प्रोडक्शन डिज़ाइनिंग को भी रखेंगे, जिसमें इसके पूरा लुक एंड फील को मैच कराया जाता है। ये फिल्म जो है 70 के लास्ट और 80 के स्टार्टिंग के दशकों का है, यानी आप 80s के मान लीजिए 78 79 से लेके 82 के बीच का जो ये पीरियड है। तो ये पीरियोडिक फिल्म है, तो आपको जो लुक एंड फील देना था वो उस तरह का देना था। और इसका जो मैक्सिमम सीन, जो एक्शन का सीन है या जिस लिए इस फिल्म को देखा जाना चाहिए, वो एक माइंस के अंदर है, यानी एक खदान के अंदर है, तो जहाँ से गोल्ड निकलता है। तो इस पर एक फिल्म बनाई गई है और इसके लिए सेट बनाना ज़रूरी था, क्योंकि आपको किसी भी अगर माइंस में चले जाएंगे तो वहाँ पर मनचाहा लुक और मनचाहे ढंग से आप शूटिंग नहीं कर सकते हैं। तो बड़ा सा जगह लिया गया। और इस फिल्म के 80% जो है बेंगलोर, मैसूर और कोलार वाले जगह पर सेट बना करके क्रिएट किया गया, बनाया गया, शूट किया गया इसके 80% जो फिल्म है, और बाकी अलग अलग जगह पर फिल्माया गया। इसका जो मेन शूटिंग के लिए माइंस की ज़रूरत थी, तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, एक लैंड को डिग किया, यानी खुदाई करके उसमें से मिट्टी निकाल गया, माइंस का रूप दिया गया, और उसमें जो भी संयंत्र लगाया गया, आप देखिए यहाँ पर मैं वीडियो में दिखा रहा हूँ, जो भी ऑपरेटर्स लगाए गए हैं, जो भी इक्विपमेंट्स लगाए गए हैं खदान में जो होता है, तो वो एग्जैक्ट अप्रोप्रिएट था। और उसकी जो प्लेसमेंट थी, प्लेसमेंट जो किया गया, प्लेसिंग किया गया उन चीज़ों को, जितने भी प्रॉप्स हैं, बड़े बड़े प्रॉप्स हैं, उनकी प्लेसिंग इस ढंग से किया गया कि कहीं भी कैमरा लगाइए, आपको पूरा का पूरा दूर तक, बैकग्राउंड तक आपका लुक और फील है वो प्रॉपर मिलेगा। सिनेमाटोग्राफर को इसके लिए ये नहीं सोचना होगा कि पहले हम कैमरा को इधर लगाएं या उधर का पोर्शन ढके, ऐसा कुछ नहीं। दूर दूर तक कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, केवल खदान है और उसके अंदर जो मशीन्स लगे हुए हैं, जो पुराने मशीन्स होते हैं, और सब वर्किंग मशीन, जो चलते फिरते मशीन है, उसका यूज़ किया गया। उसमें जितने भी लोगों को रखा गया, जो जूनियर आर्टिस्ट थे, उनका जो ड्रेस है, जो ड्रेस पर काम किया गया, उनके जो मेकअप पर काम किया गया, वहाँ पर जो एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के लिए धूल या आग का इस्तेमाल किया गया, वो सब नेचुरल लेकर रखा गया। तो इसके लिए नो डाउट आर्ट डायरेक्टर को जितना भी साधुवाद किया जाए उतना ही कम है, क्योंकि उन्होंने बहुत बढ़िया लुक एंड फील क्रिएट करके दे दिया सिनेमाटोग्राफर को। अब नेक्स्ट काम था सिनेमाटोग्राफर की। अब आते हैं हम सिनेमाटोग्राफी के ऊपर। इस फिल्म के जो सिनेमाटोग्राफर है वो है भुवन गौड़ा। देखिए, भुवन पहले एक स्टिल फोटोग्राफर थे, और एक बात मैं बता दूं, जो अच्छा स्टिल फोटोग्राफर होता है ना, वो बेहतरीन सिनेमाटोग्राफर होता है, क्योंकि उसको मालूम है कि कैसे कम से कम संसाधन में, कम से कम लाइटिंग में, कम से कम जुगाड़ से हम बेहतरीन रिजल्ट प्राप्त कर सकें। तो आपको अगर एक अच्छा सिनेमाटोग्राफर बनना है, एक अच्छा डीओपी बनना है, तो आप स्टिल फोटोग्राफी स्टार्ट कर दीजिए अभी से। स्टिल फोटोग्राफी हर एक मौके पर आपको कहीं ना कहीं ये सिखाएगा कि किस तरह से शूट करने पर, किस लाइट पर शूट करने पर, कितना इंटेंसिटी रखने पर, और उसकी जो सेटिंग है एपर्चर, आईएसओ और कलर बैलेंस की, वो क्या रखने पर क्या रिजल्ट मिलेगा, ये आपको स्टिल फोटोग्राफी ही सिखा सकता है। तो आप इस चीज़ पर ध्यान दीजिए। तो ये एक अच्छे स्टिल फोटोग्राफर थे, और इन्होंने इस फिल्म में, इससे पहले भी इन्होंने इसी डायरेक्टर के साथ काम भी किए हैं दूसरे फिल्मों में भी, लेकिन इस फिल्म में उन्होंने करीब 2.5 साल का अपना समय इस पूरे प्रोजेक्ट में दिया, और 6 से 8 महीना तो इन्होंने सिर्फ धुआं, डस्ट, आग, इसके बीच में रह करके शूटिंग किया। एक एक बार शेड्यूल नॉन स्टॉप होता था, तो 7 दिन से लेकर 11 दिन तक का शेड्यूलिंग होती थी एक बार का, और नॉन स्टॉप करते थे। और इतने भारी कैमरा, देखिए कैमरे की बात करें तो इसमें जो कैमरा यूज़ किया गया, वैसे तो एक्शन फिल्म के लिए रेड कैमरा बेहतर होता है, लेकिन इन्होंने एरी एलेक्सा S60 को यूज़ किया, और S60
बड़ा भारी कैमरा होता है, उसमें अगर छोटा लेंस भी लगाते हैं तो तकरीबन 40 केजी का ये कैमरा होता है। और इन्होंने पूरा का पूरा फिल्म जो है ट्राईपॉड पर बहुत कम यूज़ किया रखा। इन्होंने शोल्डर पर लेकर के, हाथ में लेकर के शूट किया, और कंधे पर 40 किलो का वज़न उठा करके शूट करना मजाक बात नहीं है। इन्होंने स्टेडी कैम का भी यूज़ नहीं किया, और मुझे लगा कि भाई ऐसा तो नहीं कि स्टेडी कैम आए हुए 20 साल हो गया, स्टेडी कैम क्यों नहीं यूज़ किया, लेकिन स्टेडी कैम में जो स्मूथनेस होता है वो इन्हें नहीं चाहिए था, उन्होंने इसमें जर्क चाहिए था। आप इस पूरे फिल्म को देखिएगा, आपको रियल लुक लगेगा, रियल फील होगा, जो मूवमेंट कैमरा का जितने भी मूवमेंट है आपको रियल मिलेगा। वो तभी होता है जब आप बेहतर ढंग से शोल्डर पर रख करके या हाथ में लेकर के, नीचे लेट करके, जैसे भी बहुत तरीके से इन्होंने शूटिंग करने की कोशिश किया। जहाँ ट्रॉली का भी यूज़ करना पड़ा वहाँ पर भी उन्होंने हाथ का सहारा लिया ताकि कैमरे को नीचे लाया जा सके। तो इस तरह से इन्होंने पूरी फिल्म को शूट किया। इसमें लेंस जो यूज़ हुआ है, इन्होंने मास्टर प्राइम लेंस यूज़ किया। मैं इससे पहले भी बता चुका हूँ कि मास्टर प्राइम लेंस वहीं यूज़ किया जाता है जहाँ पर आप नेचुरल लाइटिंग पर ज़्यादा से ज़्यादा शूटिंग करेंगे, क्योंकि आप अगर अल्ट्रा प्राइम या दूसरे किसी प्राइम लेंस पर शूट करना है तो आपको लाइट ज़्यादा देना पड़ेगा। मास्टर प्राइम में क्या होता है कि आपका 1.3 का एपर्चर ओपनिंग मिल जाता है, आप इस ओपनिंग पर कम से कम लाइट में और नेचुरल लाइट में भी आप बेहतरीन शूट करके निकाल सकते हैं, और जो उसका रिजल्ट आता है वो बहुत ही प्रोफेशनल आता है। जैसा कि मैंने बताया, इस फिल्म में मैक्सिमम चीज़ हाथ में रख के किया गया। इस तरह से इसमें क्रेन का यूज़ किया गया, जिमी जिप का भी इसमें यूज़ नहीं किया गया, क्योंकि जिमी जिप में भी बहुत स्मूथ मूवमेंट मिलता है, तो उन्होंने अगर क्रेन का भी यूज़ किया तो वहाँ पर हाथ पर रख करके शूट किया, यानी ट्राईपॉड पर हाथ का बैलेंस दे करके ही शूट करने की कोशिश किया। और पहले से ही इनका था कि हम जो भी शूट करेंगे वो ऐसा लगना चाहिए कि आँखों से देख रहे हैं। तो जो आँख में जितना स्मूथनेस आता है, आप अगर चलते हैं तो जो आपके सामने जो घटना घटित होती है, जो भी सीन चलता है, तो जिस ढंग का जर्क आता है वैसा ही जर्क लाने की इसमें कोशिश की गई। भुवन ने अपना ड्रोन यूज़ किया इसमें और खुद ऑपरेट भी किया। ये इन्होंने बताया कि भाई हमने खुद ऑपरेट किया, क्योंकि वो कोई ड्रोन ऑपरेटर यूज़ नहीं किया, दूसरे को नहीं दिया, क्योंकि उनको मालूम था कि हमें क्या शूट करना है, किस लेवल पर शूट करना है। तो उन्होंने ड्रोन को भी यूज़ किया। तो उसमें मिनी यूज़ किया गया, एलेक्सा का मिनी कैमरा, मिनी बॉडी यूज़ किया गया, और उस कैमरे से क्या होता है कि आपको रिजल्ट सेम एलेक्सा A60 की तरह आता है, लेकिन मिनी होने की वजह से आप छोटे जगह पर यानी ड्रोन पर भी उसको आप आराम से लगा करके यूज़ कर सकते हैं। अब बात करेंगे कलर ग्रेडिंग की। देखिए, इन्होंने जो कलर रखने की कोशिश किया वो ब्लैक एंड ब्राउन। देखिए, ये चाहते थे कि सिर्फ जहाँ ब्लड दिखाई दे वहाँ रेड दिखाई दे, बाकी जगह पर जितना हो सके ब्लैक और ब्राउन यूज़ किया जाए। और जापान ब्लैक यूज़ किया गया, जो कि ग्रेसी लुक देता है, जो उसका ग्रेस को बढ़ाता है और अच्छा लगता है। तो ये सीपिया टोन भी आप नहीं कर सकते। देखिए, ये सीपिया टोन नहीं है इसमें, ये पूरी फिल्म ब्लैक एंड ब्राउन पर ही खेला गया। इस पूरे फिल्म को थोड़ा थोड़ा कलर दिया गया, हल्का सा कलर का इफेक्ट, और जहाँ पर ब्लड दिखाना है वहाँ पर रेड दिया गया, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो ये पहले से ही इन्होंने सोचा हुआ था कि हमको रेट्रो लुक देना है, रॉ लुक देना है, एकदम रॉ फाइल की तरह लुक आना चाहिए। बहुत ज़्यादा इसको कलर ग्रेडिंग में भी ऐसा नहीं किया गया कि उसको बहुत उजागर करके दिखाया गया, ऐसा नहीं। सिर्फ आग वगैरह में आपको येलो टोन मिलेगा, येलो एंड रेड का, जो येलो, रेड और ऑरेंज का आपको लुक मिलेगा, बाकी जगह पर आपको ब्लैक ब्राउन का लुक मिलेगा। ये लुक बहुत बेहतरीन है। अगर आप इस तरह का कोई फिल्म बना रहे हैं तो आप इस लुक को रख सकते हैं अपने यहाँ पर। इसमें जो डस्ट का यूज़ किया गया वो रियल डस्ट को उड़ाया गया, उसके लिए उन्होंने कंप्रेशर का यूज़ किया। कैमरामैन ने बोला भाई आर्ट डायरेक्टर को कि हमको कंप्रेसर के थ्रू जो हम उसको बैलेंस कर सके, उस तरह का हमको कंप्रेसर के थ्रू डस्ट को उड़ाया जाए, और पूरे डस्ट के अंदर फिल्म को शूट किया गया। जो कैमरा यूज़ किया जाता था, ऑलवेज 2 कैमरा रखते थे, क्योंकि एक कैमरे में अगर डस्ट आता था तो डस्ट को क्लीन करने में थोड़ा टाइम लगता था, तब तक से दूसरा A60 यूज़ करते थे उस जगह पर। और पूरे डस्ट में रह करके, और धुआं के लिए यूज़ किया गया केरोसिन मशीन का। केरोसिन मशीन से क्या होता है, ब्लैक धुआं निकलता है, और उसको भी मोटराइज्ड किया गया ताकि आप अपने हिसाब से धुआं को कंट्रोल कर सके। जो आग यूज़ किया, फ्लेम यूज़ किया, वो रियल फ्लेम यूज़ किया, रियल आग यूज़ किया गया। कई जगह पर तो सिर्फ मैच बॉक्स का जो लाइट है उस लाइट पर शूट किया, उसमें फुल एपर्चर ओपन करके शूट किया। तो इन्होंने क्या किया कि पूरी की पूरी लाइटिंग नेचुरल रखा, और सिर्फ अगर दिन में तो जो डे लाइट है उसी पर शूटिंग किया इन्होंने। नाइट में सिर्फ 2 पार यूज़ किया। लाइट इन्होंने 1 ट्रक लाइट मंगा के रखा था, लेकिन यूज़ किया सिर्फ 2 पार लाइट को। कहीं कहीं पर अगर बैलेंस देने के लिए थोड़ा किनो लाइट यूज़ कर लिया, अदरवाइज पूरा नेचुरल फायर, नेचुरल जो लाइट आ रही है जहाँ से भी आ रही है, या टॉर्च का यूज़ जहाँ पर किया जा रहा है तो सारे लोग टॉर्च जला रहे हैं और उस पर ही शूट किया गया। इसी वजह से ये फिल्म देखने में आपको इतना ज़्यादा नेचुरल लगता है। अब बात करेंगे इसके एडिटर की। इसके एडिटर हैं श्रीकांत, जिन्होंने ज़बरदस्त एडिटिंग किया। लेकिन उससे पहले कि मैं इन्हें बधाई दूं अच्छी एडिटिंग के लिए, मैं फिर से बधाई देना चाहूँगा इनके सिनेमेटोग्राफर को, जिन्होंने इतने सारे शॉट
लेकर के दिए। आप देखेंगे इस फिल्म में जहाँ पर एक शॉट से काम चल सकता था वहाँ पर 4 शॉट 5 शॉट अलग अलग एंगल से दिया। इतने सारे शॉट दे दिए कि एडिटर के पास ढेर सारे शॉट्स हो गए उसे एडिट करने के लिए। छोटे छोटे एक सीक्वेंस भी अगर दिखाना है ना तो उसमें 5 कट 6 कट 7 कट तक इन्होंने दिया, ताकि आपको कहीं पर भी फॉरवर्ड करने का मौका ना मिले, कहीं पर भी बोरिंग ना हो। इतना फास्ट रखा गया एडिटिंग कि आप समझ नहीं सकते कि आपको कहाँ कहाँ पर आपको एडिटिंग मिला, आप गिन नहीं पाएंगे जब तक से कि उसको एडिटिंग टेबल पर अलग अलग से कटिंग ना करे। आप सोच ही नहीं सकते कि इतने 3 सेकंड 4 सेकंड के शॉट में 6 कट दे दिया। तो ये एडिटर का भी कमाल है, और साथ साथ जो सिनेमेटोग्राफर है उन्होंने इतना मेहनत किया, इतने सारे कट इनको दिए। तो जब अगर आप किसी भी एक्शन फिल्म को शूट करें ना, ढेर सारे कट दीजिए। इतने सारे बी रोल का कट आप ले लीजिए, जैसे आपको किसी को बंदूक से गोली मारना है तो गोली भरने का अलग सीन, उसको निकालने का, चेहरे का, फेस का, सामने आगे पीछे चारों तरफ से शॉट ले लीजिए। अब उसको अगर अप्रोप्रिएट ढंग से एडिटिंग किया गया तो बेहतरीन लगेगा। लेकिन यहाँ पर एक सावधानी की चीज़ है कि ऐसे में अगर आपने थोड़ा सा भी एक फ्रेम 2 फ्रेम का भी अगर आपने डिस्टर्ब कर दिया, अगर प्रॉपर वे से मैच नहीं किया ना, तो लोगों को समझ में नहीं आएगा कि आप बताना क्या चाहते हैं। क्योंकि जब आपके पास एक शॉट है लंबा, गन उठाया मार दिया, तो ये आसान होता है। लेकिन उसमें अगर आपको 5 कट देने होते हैं ना तो बहुत कठिन होता है। उसमें अगर कोई भी गलती हो जाता है तो स्टोरी टेलिंग सही नहीं हो जाता, लोगों को समझ में नहीं आएगा कि ये कौन, किसने किसको मारा, या किसने गन निकाला, किसने गोली भरा, ये सब अलग अलग लगने लगेगा। तो यहाँ पर एडिटर का कमाल है कि उन्होंने इतने सारे शॉट्स को ले करके प्रॉपर वे से उसको एडिट करके कट दे करके जो उन्होंने प्रस्तुत किया, ये बेहतरीन रहा। और इन्होंने एक चीज़ और काम किया इस फिल्म में, आप देखेंगे फेड इन फेड आउट का बहुत यूज़ किया गया। कई बार फाइटिंग के समय भी आपको लगेगा कि फेड इन हुआ, फेड आउट हुआ, फेड इन हुआ, फेड आउट हुआ, और ये सीन चेंज करते समय तो होता ही है। नॉर्मली एक सीक्वेंस के अंदर भी इसके 2 एडिटिंग कट मिलेंगे इस फिल्म का, एक जो टीवी पर दिखाया जाता है और एक जो आपको डिजिटल पर मिलता है। दोनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। जो टीवी पर दिखाया जा रहा है उसमें मैंने गौर से देखा कि फेड इन फेड आउट बहुत यूज़ किया गया, उसको और ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए। नॉर्मल भी कट दिया जा सकता था, लेकिन सेम सीक्वेंस चल रहा है, वहाँ पर फेड आउट किया गया, फिर फेड इन किया गया, फेड आउट किया गया, फेड इन। तो ये टेक्निक अपनाया। इस टेक्निक को भी आप अपने किसी भी फिल्म में यूज़ कर सकते हैं। चैप्टर 2 का इंतजार करिए, क्योंकि इसका जो टेक्निकल रिव्यू हम बहुत बड़े लेवल पर बहुत अच्छे ढंग से हम करने वाले हैं। और आप लिखिए अगर आप चैप्टर 2 का भी टेक्निकल रिव्यू देखना चाहते हैं तो, और इस तरह का सुझाव देते रहिए कि किन किन फिल्मों पर मुझे टेक्निकल रिव्यू देना चाहिए। और उसके अंदर अगर आपको कुछ खास चीज़ लगती हो तो वो भी उल्लेखित कर दे अपने कमेंट्स में, ताकि उससे हम भी कुछ सीख सकें और उस पर रिसर्च करके आपके लिए कुछ नया और बेहतर वीडियो ला सकें। हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें कमेंट्स करने के लिए, लाइक करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। फिल्म मेकिंग के क्षेत्र में अपना करियर बनाइए इफ्टा के प्रीमियर ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स के साथ। समर के मुखर्जी द्वारा साइंटिफिकली डिजाइन किए हुए इस ऑडियो विजुअल प्रैक्टिकल कोर्स में आप पाएंगे फिल्म मेकिंग की सभी इंपॉर्टेंट नॉलेज घर बैठे अपने स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवी, टैब या फिर अपने डेस्कटॉप या लैपटॉप पर। 8 सेमेस्टर के इस अनूठे कोर्स में प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन एंड सिनेमा डिस्ट्रीब्यूशन एंड एग्जीबिशन से जुड़े सभी महत्वपूर्ण पहलुओं को विस्तार से समझाया गया है। इस हिंदी भाषा में बने ऑनलाइन फिल्म मेकिंग कोर्स के जरिए आज देश के ही नहीं बल्कि विदेशों के भी लोग लाभान्वित हो रहे हैं। अपने तरह का सबसे अनोखा और अत्यंत कम फीस का ये फिल्म मेकिंग कोर्स हर उम्र के हिंदी समझने वाले लोगों के लिए एक वरदान है। अभी दिए हुए नंबर पर संपर्क करें या लॉग इन करें www.digifilming.in।